हेलो व्यूअर्स, वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश की। अब हम अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको टाइटल कैसे और क्या क्या दिए गए। तो जब हम इन टाइटल्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो टाइटल या नामकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिया गया वो है हड़प्पा। ये टाइटल हड़प्पा क्यों दिया गया? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइटल दिए। तो हड़प्पा का जो टाइटल दिया गया उसके पीछे कारण था कि हमने पिछली बार डिस्कशन किया कि सबसे पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने जिस जगह पे खुदाई शुरू की या एग्जीबिशन शुरू किया वो जगह थी हड़प्पा, और ये पंजाब प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, और इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। दूसरा नामकरण इसका है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। उसका कारण है कि इस सिविलाइजेशन के मैक्सिमम जो साइट्स थी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी या कॉलोनीज़ थी, वो हमें इंडस रिवर, उसकी वैली और उसकी जो सहायक नदियाँ थीं, सपोर्टिंग रिवर्स थीं, एसोसिएटेड रिवर्स थीं, उसके वैलीज़ में मिली। इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। तीसरा एक और नाम इसको दिया गया, सिंधु सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले डिस्कशन किया है कि ये ट्रायंगुलर इन शेप थी, यानी इसका जो पॉइंटर है वो पाकिस्तान की तरफ था, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ। फिर ये एक्सपेंड हुई और ये फैलती गई भारत के अंदर आने पर, उत्तर प्रदेश तक आते आते। तो ये सिंधु, सरस्वती और गंगा नदी के और इसकी और सहायक नदियों के साथ साथ जो उनकी वैलीज़ थी वहाँ पर ये फैली, जिसके कारण इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का नाम भी कुछ इतिहासकारों ने देने की बात की। इसके साथ एक नाम और भी इसको इतिहासकारों ने दिया, वो दिया ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के पीछे का कारण ये था कि हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेटिक एज के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कशन किया था कि जो कॉपर था उसके साथ टिन मिलाकर एक नई मेटल बनाई गई, वो थी ब्रॉन्ज यानी कांसा। ये थोड़ी हार्डर थी और रेवोल्यूशनरी थी, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाने लगा। तो इस तरह से एक और नया नाम, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स, पॉटर्स और स्टैच्यूज़ हमें मिले, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इसका नाम हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी रख सकते हैं। तो इतिहासकारों ने अपना एक और मत भी दिया। इसके अलावा एक और नाम भी इतिहासकारों ने सुझाया, वो था प्रथम नगरीय क्रांति या फर्स्ट कॉलोनियल रेवोल्यूशन या फर्स्ट अर्बनाइज्ड रेवोल्यूशन, यानी कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार अगर नगरीकरण या कॉलोनीज़ के जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं वो यहाँ से मिले हैं, क्योंकि इसके पहले हमें कहीं भी ऐसे कॉलोनीज़ के या डेवलप्ड कॉलोनीज़ के कोई भी एविडेंसेस कहीं नहीं मिले। तो दूसरी बात ये निकल के सामने आती है। तो हमने आपके सामने ये 5 नाम जो बताए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से नाम हो सकते हैं या दिए जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो इन बातों को आप उसमें रख सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि प्रीलिम्स के हिसाब से या एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे भी हम डिस्कशन करें। उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि
आपके साथ हम उन टॉपिक्स डिस्कशन करें जिनमें कि रिटन एग्ज़ाम्स में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में आप कैसे और क्या क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो ये 5 नाम हमारे पास हैं: हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन एंड फर्स्ट अर्बनाइज्ड रेवोल्यूशन सिविलाइजेशन। तो ये 5 नाम हमारे पास आ जाते हैं। अब एक और नई बात सामने आती है, वो बात है डिक्लेरेशन ऑफ टाइम पीरियड, कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उसे क्या डिक्लेयर किया जाए। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास में जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उनके ऊपर जो एक्समेशन होते हैं और उनकी कार्बन डेटिंग होती है, उसके बाद इंटरप्रेट किया जाता है। और इंटरप्रेट करने के बाद हर हिस्टोरियन या थिंकर अपने अपने जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को, अपनी हाइपोथेसिस को सामने रखते हैं, और जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं और उस समय के कल्चर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई भी एक सर्वमान्य मत हमारे सामने या थॉट हमारे सामने नहीं आ पाती है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अपने तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत में जब रेडियो कार्बन डेटिंग से आर्टिफैक्ट्स की जांच की गई तो वो कितने पुराने हैं, उस बेस पर इसके टाइम पीरियड को डिसाइड करने का ज़िम्मा सौंपा गया, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक भी लगता है। तो जो हिस्टोरियंस ने शुरुआत में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने शुरुआत में जब इसके बारे में डिस्कशन किया और इस पे काम किया, तो उन्होंने मेसोपोटामिया में उर और कीश नाम के जो जगह थे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, उनके बेस पर इसकी कार्बन डेटिंग और इसको डिसाइड करने की कोशिश की। मेसोपोटामिया के बारे में आपने सुना ही होगा, सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में सुना ही होगा आपने। तो इसके जो 3 फेजेस थे वो निकल के हमारे सामने आए। पहला फेज़ जो प्री हड़प्पन के नाम से जाना जाता है, यानी हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता जब शुरुआती स्टेज पे डेवलप हो रही थी, तो वो फेज़ 3500 BC से 2600 BC तक चला। इस काल में अपरिपक्व हड़प्पा सभ्यता हमें यहाँ दिखाई देती है, इमैच्योर, शुरुआती। इसके बाद जो मिड एज आया, जिस समय में हड़प्पा अपने पूरे चरम पे थी, एक्सट्रीम पे पहुंच गई, उसे हम परिपक्व हड़प्पा भी कहते हैं, मैच्योर्ड हड़प्पा कहते हैं। और ये टाइम पीरियड 2600 BC से लेके 1900 BC तक जाता है। और इसके बाद एक और फेज़ जो लास्ट में, जिसमें पोस्ट हड़प्पा भी कहते हैं, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के ख़ात्मे की बात की जाती है, तो वो फेज़ शुरू होता है 1900 BC से 1300 BC तक। और ये जो आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग करके जो फैक्ट्स और हाइपोथेसिस तैयार की गई, ये कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक देखी मानी जा सकती है। और कार्बन डेटिंग में कार्बन जो एक मैटर होता है, हर एक पदार्थ, हर एक इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें उनमें कार्बन होता है और उनके बेस पर किया जाता है। और 50,000 ईयर्स तक पुरानी जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं या फॉसिल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं, उनकी एज हम कार्बन डेटिंग से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे जो पुराने होते हैं उनके बारे में हम कार्बन डेटिंग को बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मानते, इसलिए उसके लिए जो रॉक्स हैं और पुरानी, या जो और पुराने फॉसिल्स हैं, उनके लिए हम यूरेनियम डेटिंग का सहारा लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमारे सामने हमें जान लेनी ज़रूरी है, कई बार इससे क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड डिसाइड किए गए हैं, उनमें अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अपने तरीके से
इन टाइम पीरियड्स को डिफाइन करने की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्टिमर व्हीलर की। मार्टिमर व्हीलर ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया, वो टाइम पीरियड था 2500 बीसी से 1500 बीसी तक का। और इन्होंने इसका बेस मेसोपोटामिया, जो इराक में एक जगह थी, वहाँ से उन्होंने लगाया। और वहाँ का जो रूलर था सारगोन, उसके टाइम पीरियड के बेस पर ये डिसीजन लिया। तो उनकी हाइपोथेसिस कहती है कि इसका टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेके और 1500 बीसी तक जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में कभी कभी पूछे जाते हैं कि कौन से हिस्टोरियन ने कितना टाइम पीरियड को फिक्स किया, क्योंकि यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन है और एक राय तो किसी में नहीं है। लेकिन हम उन सारी बातों को, उन हाइपोथेसिस को एक एक करके देखने की कोशिश यहाँ हम करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी हाइपोथेसिस की। ये हाइपोथेसिस जो है वो डीपी अग्रवाल नाम के हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इसे दिया। और इन्होंने इसका टाइम पीरियड 2350 बीसी यानी 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच डिक्लेयर किया। और इनकी हाइपोथेसिस का जो निर्धारण था वो था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन शुरू होती है वो थी आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन। तो उनके शुरुआत से पहले ये ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने अपना ये जो टाइम पीरियड है उसके बेस पर दिखाने की कोशिश की। तो एक और हाइपोथेसिस ये हो गई। फिर फोर्थ हाइपोथेसिस में हम जाएंगे तो वो हाइपोथेसिस दी है सर जॉन मार्शल ने। और उन्होंने इस बात को व्यापक रूप से, जब मोहनजोदड़ो का एक्सहिबिशन किया, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सहिबिशन था, उसके बेस पर बताया कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो पुराने से पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, वो लगभग 3250 या 3250 ईयर्स से पुराने हैं। और जो नए जहाँ तक आता है वो ख़त्म होने वाली बात है, जहाँ उनका डिक्लाइन शुरू होता है वो 2750 बीसी के बीच में आता है। तो इनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है वो 3250 बीसी से 2750 बीसी के आसपास है। फिर फिफ्थ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो फिफ्थ हाइपोथेसिस हिस्टोरियन मैके ने दिया। और इन्होंने भी जॉन मार्शल के बेस पर, जो मोहनजोदड़ो की जो एक्सहिबिशन हुआ उसके बेस पर ही इन्होंने कहा कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 3500 बीसी से 2500 बीसी तक होना चाहिए। इसके बाद सिक्स्थ जो हाइपोथेसिस थी वो दी MS वत्स ने, माधव स्वरूप वत्स महोदय ने। और इनका जो समय है या टाइम पीरियड है वो हड़प्पा के एक्सहिबिशन के बेस पर है। तो इन्होंने अपना टाइम पीरियड 3500 बीसी से 2500 बीसी के बीच फिक्स किया। अगला जो सातवां हाइपोथेसिस दिया, डिक्लेरेशन ऑफ टाइम पीरियड दिया, वो दिया डेल्स नाम के इतिहासकार ने। और इनका टाइम पीरियड था 2900 बीसी टू 1900 बीसी। और इन्होंने भी जो अपना जो अंदाज़ा लगाया वो इन्होंने उस समय के जो मैक्सिमम सिविलाइजेशंस, ख़ास तौर से साउथ एशिया में बन रहे थे या बन रहे थे, उनके बेस पर उन्होंने दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो 7 तरह की हाइपोथेसिस हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में मिली है, उनके बारे में लोगों के जो अपनी अपनी राय हैं उन्हें हमने देखा। तो इनमें से
कौन सी ठीक है, इसके बारे में अभी रिसर्च जारी है और आने वाले समय में नई नई हाइपोथेसिस आएंगी और भी रिसर्च होंगे तो हमें कुछ और भी चीज़ें पता लगेंगी। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो हाइपोथेसिस हैं वो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ओरिजिन है हड़प्पा सभ्यता का वो क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये जो वीडियो था इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड अच्छा लगा होगा और आपको ये पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, लोगों तक शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। हमें कमेंट ज़रूर करें अगर कोई और नई चीज़ आप जानना चाहते हैं, किसी नए टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। अगले वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो हाइपोथेसिस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।